नमस्ते। हमारे भाई गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और प्रोफेसर साहब, आज आपसे इसलिए आपको से आग्रह किया बातचीत करने के लिए। भारत में बहुत कस के इस समय एक बताया जा रहा है कि हम ईयू के साथ एक एक ऐतिहासिक ट्रेड डील साइन करने जा रहे हैं। फ्री ट्रेड, कुछ लोग उसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं-नहीं वो अभी कॉन्फिडेंशियल है, जब सामने आ जाएगा तब बताया जाएगा। कुछ-कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं और इसमें जो मेरी समझ है, अमेरिका जिस तरह से हमारे ऊपर ट्रेड टैरिफ लगाया है, शायद अगर आप सामने-सामने देखिए तो इस समय ज़्यादा बेहतर पोज़ीशन में ईयू है। मतलब बार्गेनिंग पोज़ीशन में वो बेहतर है कि तुम्हारे साथ इतना ट्रेड टैरिफ लगा हुआ है और अगर तुम हमारे फेवरेबल टर्म्स पे बात करोगे तो इज इट अ वेरी राइट टाइम फॉर इंडिया कि वो एफटीए एग्रीमेंट साइन करे? क्योंकि इसमें भारत के लिए क्या है, जो अभी एक एक ही बात बाहर आई है कि भारत में जो कार का जो ड्यूटी है, जो पेपरों में हमने पढ़ा, वो 110% से इम्पोर्ट ड्यूटी जो है 40% पे लाया जा रहा है। और मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय भारत का जो टोटल कार मार्केट है वो करीब 44 लाख कारों का है, जिसमें 4% यूरोप से आती हैं। तो एक बड़ा कार मार्केट है जिसकी तरफ उनकी निगाह है। अभी तक 110% ड्यूटी थी, उसको 40%। मैं ओवरऑल जरा आपसे समझना चाह रहा हूँ कि ये हम जो ट्रेड डील करने जा रहे हैं उससे हम उससे हमें क्या हासिल होगा, भारत को क्या हासिल धन्यवाद। नमस्ते। जो ट्रेड होता है वो कभी फायदे का होता है और कभी नुकसान का होता है। ये निर्भर करता है कि आपको क्या टर्म्स मिल रहे हैं। तो ये अक्सर देखा गया था कि जो उन्नत देश हैं वो अपनी तरफ टर्म्स को ही रखते हैं, और जो हम लोग डेवलपिंग कंट्री थे या डेवलपिंग कंट्री हैं, वो हमारे लिए फ़ायदे का नहीं होता है। उसके पीछे वजह यह है कि वो हमको बेचते हैं जो बेटर टेक्नोलॉजी के गुड्स हैं, हम लोग उनको ज़्यादातर रॉ मटेरियल या लो टेक्नोलॉजी के गुड्स भेजते हैं। तो इसमें होता यह है कि उनकी तरफ पलड़ा भारी हो जाता है। लेकिन अगर देखें तो अभी हमारा यू से एक ट्रेड सरप्लस चल रहा था, क्योंकि हमारा जो ये ऑयल का एक्सपोर्ट, ये जब से यूक्रेन का युद्ध हुआ है तो वो पेट्रोलियम गुड्स का एक्सपोर्ट हमारा उनकी तरफ जा रहा था। तो इसलिए हमारा जो सरप्लस था वो 16-17 बिलियन डॉलर का सरप्लस हो गया था ट्रेड में, जबकि नॉर्मली 1-2 बिलियन डॉलर का ही सरप्लस होता था। तो जैसे आपने कहा कि अभी ये जल्दी जल्दी सब बात हो रही है, क्योंकि एक तरफ से कहा जाए तो ट्रम्प के दबाव में ये सब हो रहा है। ट्रम्प यूरोप को भी दबा रहा है और भारत को भी दबा रहा है। यूरोप से उन्होंने एक बड़ा एक तरफा ट्रम्प ने साइन किया है कि जो सामान यूरोप अमेरिका भेजेगा उस पर 15% टैरिफ लगेगा, और जो सामान अमेरिका यूरोप को भेजेगा उस पर 0% टैरिफ लगेगा। यानी कि वहाँ पे भी एक तरफा डील है। हमारे लिए तो एक तरफा है ही कि हमारे ऊपर 50% ड्यूटी लगा दी है। तो दोनों ही चाह रहे हैं कि एक तरह से कोई एग्रीमेंट हो जाए, जिससे कि ये कहने को हो कि भाई यूरोप भी कहीं ऑल्टरनेट मतलब जो ट्रेड कर सकता है, और भारत को भी कहने को होगा कि हम सिर्फ अमेरिका के ऊपर निर्भर नहीं हैं। पर उसमें ये जो जल्दबाजी में अभी किया जा रहा है ये ट्रम्प के दबाव में, उसमें जैसे आपने कहा तो भारत को हो सकता है नुकसान हो इसमें, क्योंकि ये सिर्फ ट्रेड की बात नहीं है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात भी है कि जो यूरोप का इन्वेस्टमेंट भारत में आएगा उस पे भी मतलब इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन वगैरह की बात है। तो कि मतलब उनको अनइक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, या वहाँ पे अगर भारत को लगा कि ये ठीक नहीं है जो इन्वेस्टमेंट आया है, तो भारत का अगर कोई जो मतलब रोक टोक होगी तो उस पर भी एक लगाम लगेगी। तो जो इन्वेस्टमेंट आएगा, या वो जैसे चाहते हैं कृषि का बाजार खुले, अमेरिका भी जैसे चाहता है कृषि का बाजार खुले, तो यूरोप में भी बहुत बड़ी सब्सिडी है जो किसान है, और अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा सब्सिडी है। तो इसलिए हमारे किसानों को उससे नुकसान होगा। तो जैसे आपने कहा कि अभी बात पूरी खुल के आई नहीं है कि किन किन चीज़ों पे समझौता होगा। फिर उनका ये भी है कि जो 1 फरवरी से यूरोप में एक वो वहाँ पे जिसको नॉन टैरिफ बैरियर बोलते हैं वो भी लगने की संभावना है, कि जो यहाँ से हम लोग स्टील
भेजते हैं उस पे मतलब हम लोग जिस प्रकार से स्टील बनाते हैं तो उसमें कार्बन बहुत इस्तेमाल होता है, तो यूरोप उस पर टैक्स लगाएगा कि जो स्टील हमारे यहाँ से जाएगा जो आर्क फर्नेस के स्टील है वो नहीं होगा, हम जब फॉसिल फ्यूल वाला करेंगे या ब्लास्ट फर्नेस वाला जो है वो करेंगे, तो इसलिए उस पे भी समझौते में क्या होगा अभी पता नहीं, पर हो सकता है उस पे भी कुछ एग्रीमेंट हो कि हमारे यहाँ से जो स्टील वगैरह जाता है वो उस पे कितना टैक्स लगेगा या कितना टैरिफ लगेगा, या ये नॉन टैरिफ बैरियर है कार्बन वाला वो कुछ होगा। तो अभी जैसे कि आपने कहा कि अभी तो समझौता होने वाला है, अभी उसके ज़्यादातर खुल के चीज़ें आई नहीं हैं, पर हमारा जो कंसर्न होगा वो कृषि का भी होगा और भी हमारे एक्सपोर्ट का होगा कि कितना वहाँ पे हमारा एक्सपोर्ट बढ़े। अब यहाँ पे यूरोप के साथ हम लोग ने समझौता करना शुरू किया था 2007 में, और फिर 2012 तक समझौता नहीं हो पाया, उसके बाद बात रुक गई। अब 2022 से दोबारा ये बात शुरू हुई है। तो ये एक तरह से कहा जाए तो 2007 से अब अगर आप देखें तो 2026 में हम आ गए हैं, तो यानी कि करीब करीब 19 साल से तो ये बात ऑन एंड ऑफ हुई ही है कि एक समझौता होना चाहिए, पर अभी तक समझौता हो नहीं पाया था और जल्दी अब ये समझौता होगा। तो मुझे लगता है ये ट्रंप के दबाव में ही हो रहा है। जी जी, मैं अरुण भाई एक चीज और जरा आपसे इसलिए क्योंकि ये समझ लूं, अमेरिका में बहुत उथल पुथल जो है जो कर रहे हैं उसका एक सीधा असर हमारे स्टॉक मार्केट में दिख रहा है। हम एक समय हम लोग बहुत कहते थे कि भाई भारत बहुत इसलिए रॉबस्ट है कि उसमें स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है। तो एक तो स्टॉक मार्केट में जो उथल पुथल हो रही है, गिर रहे हैं शेयर, उस पर एक आपकी टिप्पणी, और एक और चीज जरा समझना चाहेंगे, ये एकदम से अब आ रहा है कि चांदी का भाव, सोने का भाव कुछ अजीब सी उस पर वो हो गई। इतना कभी मैं भी बहुत दिनों से देख रहा हूं, ऐसा नहीं था। अब बताया जा रहा है कि नहीं साहब इस व्हीकल में इस जगह पे यहाँ पे चांदी का यूज हो गया है शुरू, इसलिए। तो क्या ये एकदम से सुबह एक आदमी जगा और उसने चांदी को यूज करना शुरू कर दिया? ये क्या हो रहा है, क्यों इस तरह के दाम बढ़ रहे हैं, और स्टॉक मार्केट का क्या हो रहा है? इस दोनों चीजों पे जरा आपकी टिप्पणी ले लें। देखिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है जबकि आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि स्टॉक जब जिन स्टॉक्स को आप खरीद रहे हैं वो अच्छा करेंगे। तो जब अनिश्चितता का काल होता है तो स्टॉक मार्केट में भी उथल पुथल होती है, और ट्रम्प जो कर रहे हैं उससे बहुत अनिश्चितता हो गई है। वो जैसे ग्रीनलैंड पे दबाव डाल रहे हैं, यूरोप के ऊपर भी दबाव पड़ा ग्रीनलैंड की वजह से। फिर उन्होंने कनाडा के ऊपर 100% ड्यूटी लगाने की बात कर दी कि अगर आप चीन से ट्रेड करेंगे तो हम आपके ऊपर 100% ट्रेड ड्यूटी लगा देंगे। तो तरह तरह से मतलब अगर आप देखें तो ये 2026 शुरू हुआ है, तब से कभी वेनेजुएला में हो गया, कभी ये ईरान के साथ हो गया, कभी किसी के साथ हो गया, तो उसका असर हमारे स्टॉक मार्केट पे भी पड़ता है। दूसरी बात ये कि अमेरिका में जो स्टॉक्स हैं, खासकर टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स, वो बहुत अच्छे कर रहे हैं पिछले 1 साल से, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत हो रहा है। तो जो आप जब वहाँ के जो स्टॉक्स अच्छा करेंगे तो लोग फिर कैपिटल यहाँ से निकाल के वहाँ ले जाएंगे। तीसरी बात ये कि जो हमारा डॉलर में रिटर्न है, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है या एफडीआई है, वो देखता है कि डॉलर में मेरा कितना रिटर्न हो रहा है। अब जब रुपया कमजोर हो रहा है तो मतलब कि आपका डॉलर रिटर्न बहुत कम हो गया। तो जो डॉलर रिटर्न कम हो गया और उधर अमेरिका में जो आपका रिटर्न अच्छा चल रहा है स्टॉक मार्केट में, तो पैसा यहाँ से निकल के वहाँ चला जाएगा। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट तो जा ही रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो भी जा रहा है। तो इसलिए नेट में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नेगेटिव हो गया, तो इसलिए हमारा स्टॉक मार्केट पे इसका असर पड़ा। अब सोने का और चांदी का भी इसी से लिंक्ड है, क्योंकि दुनिया में उथल पुथल हो रही है, तो इसलिए डॉलर कमजोर हो गया। डॉलर की पहले साख बहुत होती थी, तो लोग जब अनिश्चितता होती थी तो डॉलर में चले जाते थे। अब लेकिन क्योंकि डॉलर की साख कम हो गई है तो लोग डॉलर से हट रहे हैं। खासकर जो हमारे सेंट्रल बैंक है उनको भी खतरा है। सेंट्रल बैंक सोच रहे हैं कि कहीं पता नहीं कल हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स हैं उनको फ्रीज कर दे अमेरिका, जैसे कि उन्होंने रूस के साथ किया, ईरान के साथ किया। तो इसलिए जब आप देखें तो पिछले कुछ सालों से सेंट्रल बैंक डॉलर के रिजर्व्स कम कर रहे हैं, गोल्ड को ज्यादा होल्ड कर रहे हैं। तो चीन जैसे है, चीन ने किया, भारत में हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये किया, बाकी और देशों में भी, तो गोल्ड की डिमांड बढ़ गई, तो गोल्ड के प्राइसेस तेजी से बढ़े हैं अगर आप देखें।
तो ये अनिश्चितता ही की वजह से और डॉलर की गिरावट की वजह से कि डॉलर ये गोल्ड के प्राइसेस बढ़े। उसी तरह सिल्वर भी एक ऐसी कमोडिटी है जिसके दाम बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब अनिश्चितता होती है तो लोग सिल्वर में भी जाते हैं। तो इसलिए ये जो अनिश्चितता जो है ट्रंप की वजह से, उसी की वजह से डॉलर में गिरावट, गोल्ड और सिल्वर में बढ़त, ये जो उससे लिंक्ड है। और स्टॉक मार्केट जो भारत का गिरा है उसका भी लिंक इसी से है। जी जी। मैं अरुण भाई साहब एक बात और, क्योंकि एक एक कई चीजें, एक यूएस का ट्रेड टैरिफ एक जगह है, यूएस जो जिस तरह से यूरोपियन यूनियन को ट्रीट कर रहा है वो एक जगह है, नेटो का अलग है। इसमें एक पैरामीटर और आ गए हैं, एक वो है सर्जियो गोर जो उनके एम्बेसडर हैं। उनके एम्बेसडर साहब आके बिल्कुल हैंड्स ऑन ये सारे काम कर रहे हैं। वो जब आए हैं कॉमर्स मिनिस्टर से मिले, एक्सटर्नल अफेयर से मिले, उसके बाद वो तुरंत चले गए बंबई, आरबीआई गवर्नर से मिले, वो देवेंद्र फडणवीस से मिले। और जनरली वो अपना रोल विदेश अभी तक क्या हम लोग को समझ में आता था कि राजदूत विदेश मंत्रालय के थ्रू ही काफी वो करता है। ये डायरेक्ट लिंक बना रहे हैं अपने। और कल भी एक फोटो हम लोगों ने देखी और उस पे मैं दोनों प्रश्न है आपसे। एक तो सर्जियो गोर जो है बिल्कुल खास आदमी है ट्रम्प साहब के, उनके बिल्कुल आंख नाक कान हैं, बहुत यंग हैं, कुछ लोग कहते हैं बहुत ब्रैश हैं, मतलब अपनी उनकी बात मनवाना ही होता है, उनकी बात को आप ना नहीं कह सकते हैं। और दूसरी तरफ एक और खबर है जो बहुत छोटी खबर है लेकिन उसका रिपरकशन बहुत है। कल जयशंकर साहब से एक अमेरिकन डेलीगेशन मिला जिसको सर्जियो गोर भी थे उसमें, और उसमें 3 कांग्रेसमैन थे। और अच्छी बात यह है कि उसमें से 2 रिपब्लिकन थे और 1 डेमोक्रेट था। अमेरिका में डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के बीच बिल्कुल वैसा, मतलब एक दूसरे को देख के वो रहता है। लेकिन यहाँ पे वो सब आ रहे हैं, जब अमेरिका के हित की बात है, सब एक साथ बैठ रहे हैं, सब एक साथ बात कर रहे हैं। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? हमारे यहाँ आप सोच सकते हैं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एक साथ, राहुल गांधी जाके किसी जगह बात कर पाए? मैं जरा इस पे भी एक आपकी टिप्पणी लूंगा। दोनों चीजें, पहली सर्जियो गोर और दूसरा, अगर उनके रिपब्लिकन और डेमोक्रेट एक साथ अमेरिका के हित को पुश कर सकते हैं तो हमारे यहाँ क्यों नहीं? देखिए, ऐसा है कि अमेरिका में रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। अगर आप साउथ के डेमोक्रेट्स देखें तो वो जो वहाँ पे जो ईस्ट के जो रिपब्लिकन्स हैं उससे ज़्यादा कंजर्वेटिव होते हैं। तो इसलिए डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स में ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव रिपब्लिकन्स है और बहुत ज़्यादा लिबरल डेमोक्रेट्स है उनके बीच में अंतर है। लेकिन ऐसा नहीं कि डेमोक्रेट्स में यूनिफॉर्मिटी है, रिपब्लिकन्स में यूनिफॉर्मिटी है। जो ईस्ट कोस्ट के रिपब्लिकन्स हैं उनमें डिफरेंस होगा, जो साउथ के रिपब्लिकन्स हैं उसी तरह डेमोक्रेट्स वगैरह में है। तो ये मतलब अभी मैंने देखा नहीं कि कौन लोग आए हैं, पर जो भी अमेरिकन जो आ रहे हैं वो तो अपना इस देश का इंटरेस्ट तो पुश करेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ से भी ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद भेजा था जो डेलीगेशंस, तो उसमें ऑपोजिशन के नेताओं को भी रखा गया था। तो ऐसा नहीं कि, और भारत का तो ट्रेडिशन रहा है कि जब फॉरेन पॉलिसी पे हमारे ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी एक तरह का स्टैंड लेते थे। ये तो अभी अगर आप देखें तो पिछले सालों में ही ऐसा हुआ है, जबकि ये ज्यादा एक गैप हो गया है। नहीं तो वाजपेयी जी को भी भेजा गया था यूनाइटेड नेशंस में भारत का इंटरेस्ट रिप्रेजेंट करने वगैरह वगैरह। तो इसलिए देखा जाए तो ट्रेडिशनली तो हमारे यहाँ भी ऐसा रहा था कि ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी एक तरफ एक साथ ही काम करती थी। पर अगर आप अमेरिका में देखें तो आज अगर ट्रम्प हैं तो ट्रम्प क्या बाइडेन को साथ ले जाएंगे या जो ओबामा को साथ ले जाएंगे? तो वहां पे भी ऐसा नहीं है कि वहां पे जो दिग्गज नेता हैं डेमोक्रेट्स के और रिपब्लिकन वो एक साथ जाएं। पर कांग्रेसमैन या सेनेटर्स वो तो जा ही सकते हैं, क्योंकि वहां पे आप चूज कर लें उनको जिस तरह से आप अपना इंटरेस्ट। और जैसे कि आपने एम्बेसडर गोर की बात कही, तो एम्बेसडर गोर, मेरा मानना है कि एम्बेसडर गोर जो मिल रहे हैं लोगों से, वहाँ मुझे लगता है हमारे जो यहाँ आते हैं अमेरिकन एम्बेसडर्स वो सबसे मिलते हैं। वो मतलब ऑपोजिशन से भी मिलते हैं, वो अपना जो अपने जो पॉलिसी मेकिंग है, जैसे आरबीआई के गवर्नर की आपने बात कही कि वो मिलने गए उनसे, तो इसमें मुझे लगता है कि वो अपना एक लिंक बना रहे हैं। वो अभी कोई, मुझे लगता है पॉलिसी पे तो जो डिस्कशन होगा वो तो मिनिस्ट्री के थ्रू ही होगा।
तो इसलिए गोर अगर गए वहां पे मिलने, तो ऐसा नहीं मुझे लगता कि कोई उन्होंने पॉलिसी में डिस्कशन वहां पे उनके साथ किया होगा। उन्होंने यही समझने की कोशिश की होगी कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार से चल रही है और क्या होना चाहिए। तो क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में कई तरह की बातें हैं, अब आईएमएफ ने कह दिया कि हमारा जो जीडीपी का डेटा है वो बहुत क्रेडिबल नहीं है, तो नेचुरली उस पर भी लोग चाहेंगे, जो अमेरिकन हैं, कि जो क्या रिएक्शन है आरबीआई का या मिनिस्ट्री का। तो कोई पॉलिसी का पुश मुझे नहीं लगता होगा, पर हाँ ये जरूर है कि एक लिंक जरूर बनाना की कोशिश होती है। जी, मैं बस अब खत्म करूंगा अरुण भाई। बस एक चीज मुझे अजीब सी लगी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत की तरफ से जो डेलीगेशन गया, कई चीफ मिनिस्टर गए, तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर साहब जियो से वहां एक एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। मतलब देश के बहुत से लोग जो यहीं पे साइन कर सकते थे, वो वहां पे जाके एक दूसरे से साइन कर रहे थे और फिर जी यहाँ हाँ, टॉम टॉम कर रहे थे। जी, तो ये घूमने सैर सपाटे के लिए गए थे कि किस लिए गए थे? जी हाँ, ये तो देवेंद्र फडणवीस के लिए भी बोला गया कि उन्होंने अपने वो जो लोधा जो उनके यहाँ जो मिनिस्टर हैं उनके साथ वहां पे बैठ के साइन किया, और खूब बड़ा डेलीगेशन ले जाते हैं ये लोग, तो सैर जी सपाटे के लिए जाते हैं। ये तो मतलब जो एग्रीमेंट, देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक रिच लोगों का क्लब है ना। ये कैपिटलिज्म का जो मतलब किस प्रकार से चले उसका क्लब है। तो वहां पे कोई ऐसा नहीं कि गरीब आदमी की या कोई स्टेट की या किसी के इंटरेस्ट की बात है, वो तो ग्लोबल मतलब सिचुएशन क्या है उसके आधार पे वो चलता है। तो इसलिए कोई वहां पे बहुत बड़ा डेलीगेशन ले जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। वहां पे आप अगर गए और वहां पे अगर इंटरनेशनल आपने कुछ एग्रीमेंट्स करने हैं तो आप करिए, पर जो इंडिया के एग्रीमेंट्स हैं वो वहां पे करने की तो कोई जरूरत है ही नहीं। तो इसलिए ये तो जैसे आप कह रहे हैं, वो तो पब्लिक मनी वेस्ट कर रहे हैं कि इस तरह से जाके वहां पे आपस में ही समझौता कर लिया जा रहा है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इस समय तो जो सबसे ज्यादा इस समय बात चल रही थी वो तो ग्रीनलैंड की चल रही थी। ट्रंप ने भी वही बोला, जो अपना माइक कार्नी जो कनाडा के हैं उन्होंने भी बोला। पर माइक कार्नी की जो स्पीच थी वो मेरा मानना है कि एक तरह से सेल्फ सर्विंग स्पीच थी। कभी उन्होंने कभी वो तो G7 के हिस्से थे, उन्होंने कभी ऐसा नहीं दिखाया कि उन्होंने जो डेवलपिंग कंट्रीज का जो परेशानी जो होती थी उसके बारे में बात की हो। तो अब क्योंकि वो परेशानी में आ गए, अमेरिका के दबाव में आ गए, तो वो अपनी वो बात कह रहे हैं कि ये हम लोग को देखना पड़ेगा, दोबारा तरह से बातचीत करनी पड़ेगी। पर पहले से ही सबको पता था कि ये जो G7 है, जो WEF है, ये सब परेशानी है। फिर जैसे कि अभी गीता गोपीनाथ ने कह दिया कि जी पर्यावरण ज्यादा अहम चीज है बनिस्पत ट्रेड के। मेरा मानना है दोनों ही जरूरी चीजें हैं, हम डाइवर्ट क्यों करें? पर्यावरण भी जरूरी है, और जो ट्रेड में हो रहा है अभी दिख ही रहा है कि जो ट्रेड में परेशानी आई है उससे हमारे वर्कर के ऊपर नेगेटिव असर पड़ रहा है। तो इसलिए जो हमारे वर्कर की तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए, जो पर्यावरण है उसका भी हमारे किसानों पे असर पड़ रहा है। तो इसलिए हमें तो दोनों की तरफ ध्यान देना चाहिए, न कि अब अटेंशन डाइवर्ट कर दें हम कि भाई ट्रेड की तरफ हम ध्यान न दें और अब हम जाए एनवायरनमेंट की तरफ। तो वहां पे देखिए जो भी जाते हैं, जैसे कि हमारे इंडियंस भी, जैसे गीता गोपीनाथ हो गए वगैरह, तो वो सिर्फ कॉर्पोरेट इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने जाते हैं। वहां पे कोई गरीब का जो इंटरेस्ट रिप्रेजेंट करने कोई नहीं जाता है। तो इसलिए ये सब तो एक खेल है, जो मतलब जो अमीर लोग हैं, जो पॉलिटिकली पावरफुल लोग हैं, वो अपना $5 लाख या जितना भी होता है देना होता है वो दे के वहां पे जाते हैं, घूमते फिरते हैं, ऐश करते हैं। और सुना कि वहां से पेरिस चले जाते हैं, पेरिस में कुछ खरीदारी वगैरह करते हैं और फिर आ जाते हैं। तो ये तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तो एक तरह से हमारी जो आम जनता है उसके हित की तो बात वहां पे होती नहीं है। तो ये तो अगर वहां पे लूट भी चल रही है तो वो भी और है, टैक्स का पैसा वेस्ट हो रहा है तो वो भी और है। जी, मैं बस एक चलते चलते एक, क्योंकि शिक्षक के रूप में भी एक प्रश्न पूछ लूं, अर्थशास्त्री के रूप में नहीं। अभी दुनिया के वर्ल्ड रैंकिंग आई है कुछ यूनिवर्सिटीज की, और उसमें चीन के बहुत से यूनिवर्सिटीज ने स्थान पाया है। और ये एक बहुत सरप्राइजिंग चीज मेरे लिए भी थी कि मैं चीन को, एक समय मेरे घर में कोई जाना चाहता था चीन में पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि वहां सस्ती पढ़ाई है। तो फिर लगा था कि चीन में क्या पढ़ेंगे। मैं इस पे एक टिप्पणी चाहूंगा कि हम इस तरह का क्यों नहीं अपना इकोसिस्टम डेवलप कर पा रहे हैं, हम नहीं कहीं पे भी आसपास। देखिए चीन को स्ट्रेटेजिक थिंकर है वो, उसको पता है कि जब तक टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप करेंगे तो पिछड़ जाएगा।
और इसलिए चीन पूरी तैयारी कर रहा है पिछले 40 साल से कि उसको पता था कि एक ना एक दिन अमेरिका उसको रोकेगा, अमेरिका उसके डेवलपमेंट को टॉलरेट नहीं करेगा। और यही हो गया कि अब चाइना नंबर 2 हो गया और अमेरिका बार बार कोशिश कर रहा है कि ये चीन के डेवलपमेंट को रोक दे। तो जैसे कि एडवांस चिप्स हैं वो अब नहीं सप्लाई कर रहा। बाइडेन के समय जो वहां पे उनके सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर के एक्सपर्ट जो काम करते थे चीन में, उनको वापस बुला लिया। तो तरह तरह से चीन पे रोक लगाया जा रहा है। उनका जो हुआवेई का G5G का जो इक्विपमेंट था उस पर रोक लगा दिया कि वो अमेरिका में नहीं बिकेगा, ब्रिटेन में नहीं बिकेगा। भारत को भी कन्विंस कर दिया कि उसमें तो बग हो सकता है। अब वेनेजुएला में हमने देख लिया कि वहां पे तो कि सारे जो इक्विपमेंट जो वेस्ट सप्लाई कर रहा है उसमें बग्स हैं, तो वहां पे अमेरिका वेनेजुएला में उनकी लाइट गुल कर दी सारी रात भर कि जब मतलब उन पर सारा जब पावर सेक्टर पे कंट्रोल कर लिया। उनके रेडार जब बंद कर दिए, एक तरह से रेडार पे कंट्रोल अमेरिकन का हो गया क्योंकि उसमें जो बग्स थे उससे उन्होंने कंट्रोल कर लिया। तो 150 हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर जो गए वो दिखाई नहीं पड़े उनके रेडार में, तो उनका जो डिफेंस जो कुछ बचा ही नहीं। और उनके जो मतलब वहां पे प्रेसिडेंट के पैलेस में घुस गए और किसी को वहां पता नहीं लगा क्योंकि सैटेलाइट के जरिए वो सारा कंट्रोल कर लिया उन्होंने। और उनका एक ना हवाई जहाज गिरा ना एक आदमी मरा, एक हेलीकॉप्टर को जरूर हिट हुआ पर वो भी वापस बेस में चला गया। तो इसका ये मतलब हुआ कि सारा का सारा जो बग्स है वो सारे अमेरिकन सब जगह लगाते हैं और वो इसलिए कंप्यूटर्स पे और बाकी जो इक्विपमेंट वगैरह पे कंट्रोल कर लेते हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि चीन इसकी तैयारी कर रहा है पिछले सालों से। तो वो बहुत स्ट्रेटेजिक थिंकर है। उसने अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डॉलर से कम करके गोल्ड वगैरह की तरफ ले जाना शुरू किया। उसने अपना ट्रेड डाइवर्ट कर लिया क्योंकि उसको पता था एक ना एक दिन अमेरिका उस पर जो ट्रेड पे जो रेस्ट्रिक्शन लगाएगा। तो हालांकि अभी जो टैरिफ के चलते हुए बाकी सब देशों के ट्रेड पे एडवर्स इफेक्ट हुआ, लेकिन चीन का तो सरप्लस बढ़ गया, वो $1.2 ट्रिलियन पहुंच गया 900 बिलियन डॉलर से। तो चीन बहुत ही स्ट्रेटेजिक थिंकर है, उसको पता है कि टेक्नोलॉजी के बिना वो पिछड़ जाएगा और अमेरिका दबाव डालेगा उस पर और उस पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए उन्होंने शिक्षा पे बहुत ध्यान दिया और इसलिए उनका जब पिछले 35 साल में उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटीज को बिल्ड किया। जो आपको पता है कल्चरल रेवोल्यूशन में कितना डैमेज हुआ था वहां की यूनिवर्सिटीज पे, एजुकेशन सिस्टम पे, तो 70s के बाद उन्होंने बिल्ड करना शुरू किया और इसलिए अब उनकी यूनिवर्सिटीज टॉप 10 में आ गए हैं। जबकि हमारे यहाँ क्या है, हम तो अपनी यूनिवर्सिटीज को खत्म कर रहे हैं। जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं जैसे कि JNU हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, उनको हमने धीरे धीरे खत्म कर दिया। हमारे तो पर्सपेक्टिव ही गड़बड़ है। हम नई ये शिक्षा नीति जो लाई है 2020 की, उसमें हम एक तरफ बोलते हैं कि जो डीकोलोनाइजिंग द इंडियन माइंड, और फिर दूसरी तरफ जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज को इन्वाइट कर लेते हैं। अब फॉरेन यूनिवर्सिटीज यहाँ पे आएंगी तो क्या वो डीकोलोनाइजेशन करेंगी? वो तो जो उनका फ्रेमवर्क है उसी को लेके आएंगी। तो फिर हम जब बार बार कहते हैं कि जी हमारी यूनिवर्सिटीज जब कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड की तरह होनी चाहिए, तो कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड की तरफ कैसे होगी अगर हम अपना फ्रेमवर्क रखेंगे? तो हमारी तो थिंकिंग ही बहुत कंफ्यूज्ड है। हम मतलब अब ये तो आप समझ लीजिए कि भाई JNU हार्वर्ड कैसे हो सकता है? JNU तो JNU हो सकता है, अगर हार्वर्ड होगा तो कॉपी होगा। तो अगर हम कॉपी करेंगे तो ओरिजिनलिटी कहाँ से आएगी? तो हमको तो एक मतलब ये गर्व होना चाहिए कि हमारी यूनिवर्सिटी JNU है, नंबर 1 है भारत में, और उसको और अच्छा बनाए। इससे हम क्या कर रहे हैं कि फंड्स काट दे रहे हैं और फंड्स काटने के बाद हम कह रहे हैं कि जी आप प्राइवेटाइज कर दो उसको। अब प्राइवेटाइज करने में क्या होगा? प्राइवेटाइज आप करेंगे तो वहां पे फिर कोचिंग चलेगी, वहां पे पेइंग कोर्सेज होंगे, इस तरह से होगा, कोई ओरिजिनल रिसर्च नहीं होगी। तो हम ओरिजिनल रिसर्च को खत्म कर देते हैं, हम अच्छी यूनिवर्सिटीज को खत्म कर देते हैं, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो रिसर्च के उनको ही हम खत्म कर देते हैं। तो जब अगर इस तरह से होगा तो फिर कैसे हम R&D में आगे बढ़ेंगे, कैसे हम शिक्षा में आगे बढ़ेंगे? तो अगर हम जैसे कि स्कूल एजुकेशन है, स्कूल एजुकेशन भी इसीलिए खराब जाती है। जब आपके जो हायर एजुकेशन से अच्छे छात्र निकल के जो स्कूल टीचिंग में नहीं जाएंगे तो स्कूल टीचिंग खराब जाएगी। तो असर की रिपोर्ट जो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है वो दिखा रही है 2005 से कि जब हमारे जो बच्चे, आधे से ज्यादा बच्चे जो गांव के स्कूल में होते हैं वो दूसरी जमात की पढ़ाई लिखाई गणित नहीं कर सकते, तो इसलिए वो ड्रॉप आउट कर जाते हैं। तो हमारी हायर एजुकेशन में भी प्रॉब्लम है और R&D में भी प्रॉब्लम है और उसकी वजह से हमारे स्कूल एजुकेशन में भी प्रॉब्लम है। तो जब तक हम अपने स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन को ठीक नहीं करेंगे तो R&D वो ठीक नहीं होगा। जी 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 थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद प्रो साहब, और एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आपको भी।